नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। दोस्तों आपके एग्जाम एमपी टेट वर्ग 3 के लिए दोस्तों हम लगातार मॉडल पेपर लेकर आते हैं, जिसका दोस्तों ये मॉडल पेपर आज का 29 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसमें टोटल आपको पहले के मॉडल पेपर की तरह टोटल 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें दोस्तों आपके 60 क्वेश्चन होंगे बाल विकास के, 30 क्वेश्चन होंगे बाल विकास के और 30 क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट पर्यावरण के। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे अभी भी नए हैं या इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे और आपकी तैयारी जोर शोर से चलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, पहला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में दिया जाता है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। दोस्तों सभी क्वेश्चन हमारे सिलेक्टेड होते हैं और एग्जाम में पूछे जाने वाले ही होते हैं, और कुछ प्रश्न दोस्तों इनमें ऐसे भी होते हैं जो पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसकी प्रबल संभावना बन जाती है दोस्तों कि आपके आने वाले एग्जाम में भी जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है आपका कि उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था। वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुगल काल में, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा दोस्तों कि उपनयन संस्कार जो है, ठीक है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था। वैदिक काल में। मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक काल। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि सीखने के वह कारक कौन कौन से हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा की शक्ति, या उपर्युक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको पढ़ते ही आंसर समझ में आ गया होगा कि सीखने के वह कौन कौन से कारक है दोस्तों जो सीखने को प्रभावित करते हैं। देखिए, शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी ऐसा कारक है जो सीखने को बहुत ही प्रभावित करता है। ठीक है, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर भी सीखने को प्रभावित करता है, और उत्सुकता और इच्छा यानी विल पावर जो है वो भी सीखने को प्रभावित करते हैं। ये तीनों ही ऐसे कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषाघात, चलाघात, पठन वैकल्प, या वाक्य संबंध रोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि भाषा अवबोधन से संबंध विकार है दोस्तों, आपको याद रखना है, वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, भाषाघात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, भाषाघात। 4 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण है। आपको बताना दोस्तों कि लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम निर्योग्यता का लक्षण निम्न में से कौन सा है। भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। तो दोस्तों अधिगम निर्योग्यता के लक्षण जो निम्न में से है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, अवधान संबंधी बाधा या विकार जो है वो अधिगम निर्योग्यता का एक लक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है। संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, या भावात्मक व्यवहार है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। ठीक है, कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है, याद रखिएगा, संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि वह विचारात्मक प्रक्रिया कौन सी है जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित होता है, उसे क्या कहा जाता है। रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता, या नवविचार। याद रखिएगा दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, रचनात्मकता कहा जाता है। ठीक है, या रचनात्मक कही जाती है वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणा का प्रस्तुतिकरण निहित हो। ठीक है, रचनात्मकता कही जाती है, याद रखिएगा। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। आपको बताना है दोस्तों कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की जो दशा है वो कैसे होती है। सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर,
पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की जो दशा होती है दोस्तों, वो सिर से पैर, ठीक है, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है, ठीक है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या है, समावेशी शिक्षा है, विशेष शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा है, या अपवर्जक शिक्षा है। तो दोस्तों वंचित समूह के विद्यार्थियों जो है उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ जो पढ़ाना है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, वो आता है आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है, आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, स्किनर, पियाजेट, थॉर्नडाइक या लेव वाइगोत्स्की। आपको बताना है दोस्तों कि वह कौन से मनोवैज्ञानिक है जिनके अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। तो वो है दोस्तों आपके पियाजे, ठीक है। किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार ही दोस्तों सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथाचित रूप है साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या लिखित परीक्षा। तो देखिए दोस्तों, छात्र की जो प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन की जो यथाचित रूप है, ठीक है, याद रखिएगा, वो है आपका अवलोकन। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का जो यथाचित रूप है वो है दोस्तों अवलोकन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अवलोकन, याद रखिएगा, ठीक है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीतमय, अंतःव्यक्तित्व, आध्यात्मिक या भाषा विषय। तो दोस्तों गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंतःव्यक्तित्व, ठीक है, जो सर्वाधिक योगदान देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन को। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। अब आपको बताना है दोस्तों कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा जो की गई त्रुटियां होती है उनके संबंध में आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करना चाहिए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, विद्यार्थी के लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, या कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकता है। तो दोस्तों त्रुटि के संबंध में, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में जो सबसे सर्वोत्तम कथन होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी की त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग ही है, ठीक है। तो यह कथन सबसे उपयुक्त होगा या यह कथन सबसे सर्वोत्तम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रॉश ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है कि रॉश ने संवेग को कितने प्रकारों में बांटा है। दोस्तों आपको याद रखना है उन्होंने बांटा है दोस्तों इसे 3 प्रकार में, ठीक है, संवेग को 3 प्रकार में बांटा है रॉश ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, संवेग को रॉश ने 3 प्रकार में बांटा है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है, भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। तो आपको बताना है दोस्तों कि मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का जो संबंध है वो किस संवेग से है या कौन सा संवेग से है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये है आपका आश्चर्य से, जिज्ञासा का जो संबंध है वो है दोस्तों आश्चर्य से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलता है बार बार। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार, ठीक है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है। विकासवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत या संज्ञानवादी सिद्धांत। तो दोस्तों सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है वह दोस्तों सीखने के व्यवहारवादी संबंध से संबंध है, ठीक है, याद रखिएगा व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है, सृजनात्मकता का, अभिप्रेरण का, रुचि का या बुद्धि का। दोस्तों उत्सुकता परीक्षण जो है निम्न में से जिसके घटक के अंतर्गत आता है दोस्तों वो है आपका सृजनात्मकता के घटक के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, उत्सुकता परीक्षण जो है वो किसका घटक है, सृजनात्मकता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चरित्र
कैरेक्टर का विकास होता है, आपको बताना है दोस्तों कि चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव व व्यवहार के द्वारा, नैतिकता के द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। आपको दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि दोस्तों चरित्र है या कैरेक्टर का जो विकास है दोस्तों इच्छा शक्ति, बर्ताव और व्यवहार और नैतिकता यानी मोरलिटी के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना या संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो दोस्तों समाजीकरण में जो सम्मिलित है वो सांस्कृतिक संचरण और व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, क्या क्या शामिल है समाजीकरण में? सांस्कृतिक संचरण और व्यक्ति का व्यक्तित्व को विकास करना आपके समाजीकरण में सम्मिलित है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं होता है? आपको बताना दोस्तों कि वह कौन सा सिद्धांत है जो पाठ योजना बनाते समय शामिल नहीं किया जाता है। योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता या शिक्षण का ज्ञान। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो पाठ योजना, जो सिद्धांत आपका पाठ योजना में शामिल नहीं है वो है दोस्तों योजना की दृढ़ता। बाकी शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता और शिक्षण का ज्ञान, ये तीनों ही इसमें शामिल किए जाते हैं आपके। ठीक है, योजना में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, योजना की दृढ़ता। जॉन ड्यूई द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, जॉन ड्यूई द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय। तो दोस्तों जॉन ड्यूई के द्वारा समर्थित जो लैब विद्यालय के जो उदाहरण के अंतर्गत आएगा वो है दोस्तों आपका प्रगतिशील विद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या समझ स्तर। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा अधिगम स्तर, कौन सा शिक्षण जो है वो अधिगम स्तर के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो विभेदीकरण स्तर है, ठीक है, वह अधिगम के स्तर के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर और समझ स्तर, ये तीनों ही आपके अधिगम के स्तर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभेदीकरण स्तर जो है वो अधिगम स्तर नहीं है। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? एडवर्ड एल थार्नडाइक, जेबी वॉटसन, अल्बर्ट बंडूरा या जीन पियाजे। तो दोस्तों बच्चे जो हैं फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से जिस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है दोस्तों, वो मनोवैज्ञानिक हैं आपके जेबी वॉटसन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा जेबी वॉटसन। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उनके अभिभावकों के व्यवसाय का ज्ञान, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का ज्ञान, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान या विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान। दोस्तों मिश्रित आयु वाले विद्यार्थियों की जो कक्षा से व्यवहार वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए? वो होता है दोस्तों विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, विकासात्मक अवस्थाओं। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है? आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जिसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम क्षमता उत्पन्न हो सकती है? शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धि या शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण की। ठीक है, शिक्षण की शिक्षण शैली के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तित्व भिन्नता या विषय वस्तु। दोस्तों अध्यापन के समय, ठीक है, एक अध्यापक को अध्यापन के समय निम्नलिखित में से जिसका सर्वाधिक ध्यान रखना होता है वो है दोस्तों व्यक्तित्व भिन्नता। क्योंकि देखिए दोस्तों क्लास में या कक्षा में अलग अलग व्यक्तित्व विभिन्नता वाले विद्यार्थी भी होते हैं, तो इसका आवश्यक ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व भिन्नता। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि,
विचार साहचर्य विधि, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो स्मरण करने की विधि है उसमें मिश्रित विधि भी आती है दोस्तों, और विचार साहचर्य विधि, दोनों ही विधि आपके स्मरण करने की विधि के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? पारस्परिक शिक्षण से, सार्वभौमिक अधिगम स्वरूप से, उपचारात्मक शिक्षण से, या विभेदित अनुदेशन से। तो दोस्तों बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीक, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलक तकनीक तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का जो स्वरूप है वो निम्नलिखित में से किससे संबंध होता है? याद रखिएगा, विभेदित अनुदेशन से संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, विभेदित अनुदेशन। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा कि निम्न में से वो कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद। तो याद रखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से वह अधिगमकर्ता जो अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, सृजनशीलतावाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, सृजनशीलतावाद। गेने के अनुसार गेने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम के श्रेणी क्रम से, अधिगम के सिद्धांत से, अधिगम के मूल्यांकन से, या अधिगम के प्रबंधन से। तो दोस्तों गेने जो हैं वो निम्नलिखित में से जो संबंधित हैं वो हैं दोस्तों आपके अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, अधिगम का श्रेणी क्रम। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, या अनुभव केंद्रित। तो दोस्तों सभी को पता है कि शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर जो है वो किस पर केंद्रित होता है दोस्तों? शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके बाल विकास के मोस्ट टाइम पे 30 प्रश्न। अब देखते हैं दोस्तों पर्यावरण से संबंधित 30 प्रश्न। इस प्रकार हमारा जो आज का मॉडल पेपर है दोस्तों वो 60 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नाइट्राइट का नाइट्रेट के रूप में ऑक्सीकरण होता है। आपको बताना है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी है, कुछ और लिखा गया है यहाँ। ठीक है, कि नाइट्रेट के रूप में जो ऑक्सीकरण होता है वो किसके द्वारा होता है? मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, पर्यावरण में आपको ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी क्रियाओं द्वारा, रसायन संश्लेषी क्रियाओं द्वारा, मृतपोषी द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए नाइट्रेट का, ठीक है, जो नाइट्राइट का जो नाइट्रेट में परिवर्तन होता है दोस्तों वो होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृतपोषी द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है, मृतपोषी द्वारा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग, या मूलाकोर। तो दोस्तों पंखुड़ी के अंदर फूल के बीच में जो कुछ पतली पाउडर जैसी जो रचनाएं होती है उन्हें दोस्तों पराग कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या कहा जाता है? पराग कहा जाता है। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को कहते हैं अरण्यक, शोला, टैगा, या सेलवा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पश्चिमी घाट के जो दोस्तों सघन सदाबहार वन है, ठीक है, उन्हें शोला के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से शोला के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, शोला। ठीक है, फसल के मैदानों में अच्छी पैदावार के लिए खाद का उपयोग या हुमस को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है। पोषण चक्र में, अपघटन में, नाइट्रोजन चक्र में, या खनिज चक्रण में। दोस्तों फसल के मैदानों में जो अच्छी पैदावार के लिए खाद का उपयोग या हुमस को जलाने की जो प्रक्रिया है वो प्राकृतिक रूप से मनुष्य के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है। किसमें दोस्तों? याद रखिएगा, पोषण चक्र में। ठीक है, पोषण चक्र में मनुष्यों के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? पेट्रोलियम उत्पाद, कल कारखाने, नाभिकीय विखंडन, या सौर सेल। दोस्तों सभी को पता है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से वो कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? वो दोस्तों सौर सेल। ठीक है, सौर सेल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित
में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, या वृद्धि और प्रजनन? दोस्तों निम्नलिखित में से जीवन की प्रक्रियाओं का वो युग्म जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है वो है दोस्तों वृद्धि और प्रजनन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृद्धि और प्रजनन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं सोना चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग, या अति उत्तम गुणवत्ता वाले फाइबर पेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा जो उपयोग में किए जाने वाले जो रंग होते हैं दोस्तों वो पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तरुण संघ नामक समूह संबंधित है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से, या विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से। तो दोस्तों तरुण संघ नामक जो समूह है, ठीक है, वो किससे संबंधित है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने से। ठीक है, जो तरुण संघ नामक जो समूह है वो पुरानी झीलों को पुनर्निर्माण करने से संबंधित है। भारत के कौन से जीवमंडल आवास विश्व के जीवमंडल आवासों से लिए गए हैं? मन्नार की खाड़ी, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नालंदा, या दिहांग या दिबांग? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत के वो कौन से जीवमंडल आवास हैं जो विश्व के जीवमंडल आवास से लिए गए हैं। वो है दोस्तों मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में वनों की जो ताज़ा स्थिति के संबंध में जो रिपोर्ट जारी करता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ठीक है, यही रिपोर्ट जारी करता है भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में। कार्बन चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, श्वसन, या जीवाश्मी ईंधनों का जलना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कार्बन चक्र में दोस्तों निम्नलिखित में से जो चरण आपका शामिल नहीं होता है, ठीक है, वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, वाष्प उत्सर्जन। बाकी प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और जीवाश्म ईंधनों का जलना, ये तीनों ही चरण इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, वाष्प उत्सर्जन शामिल नहीं होता है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आँखें की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, या पक्षियों की आँख छोटी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, पक्षी एक जगह पर बैठते हैं और अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं। ठीक है, इसका कारण ये होता है दोस्तों कि उनकी जो आँखों की पुतलियाँ जो होती है वो घूम नहीं सकती, इसलिए उन्हें आजू बाजू देखने के लिए अपनी गर्दन को ही हिलाना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विनाइट्रीकरण आवश्यक है नाइट्रोजन चक्र के लिए, मृदा सुधार स्तर को बढ़ाने के लिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों विनाइट्रीकरण जो आवश्यक होता है सबसे अधिक होता है दोस्तों नाइट्रोजन चक्र के लिए। ठीक है, विनाइट्रीकरण जो है वो नाइट्रोजन चक्र के लिए अति आवश्यक होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन चक्र के लिए। भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे माना जाता है भूसंधि, द्वीप खाड़ी, या जल संधि? सभी को पता है दोस्तों कि भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जो जोड़ती है उसे भूसंधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भूसंधि कहा जाता है। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है मनुष्य का तत्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत, भूमि जल वायु, पौधे और पशु, या पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल? तो दोस्तों जैवमंडल के विषय में जो सबसे उपयुक्त कथन है दोस्तों वो है आपका भूमि जल वायु पौधे और पशु, क्योंकि यह सभी इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है सुंदरवन, सरिस्का, चंबल, या इंद्रावती? देखिए दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट से जो सुंदरवन, सरिस्का और इंद्रावती ये तीनों ही संबंधित है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका चंबल, यह टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा चंबल। नाइट्रीकरण के अंतर्गत होता है
मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण, पोटेशियम का ऑक्सीकरण, अमोनियम का ऑक्सीकरण या नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है दोस्तों। याद रखिएगा कि नाइट्रीकरण के जो अंतर्गत जिसका ऑक्सीकरण होता है वो होता है दोस्तों अमोनियम का। ठीक है, अमोनियम का ऑक्सीकरण होता है आपका नाइट्रीकरण के अंतर्गत। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, बेकार संसाधन या मूल्यवान संसाधन। तो दोस्तों ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है, ऐसे संसाधन संभावित संसाधन कहे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। दोस्तों निम्नलिखित में से जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आएगा वो है आपका जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को कहते हैं। दुर्लभ जाति, भयग्रस्त जाति, विलुप्त जाति या सुभेद्य जाति। दोस्तों निरंतर ह्रास के कारण जो शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जो जाति है उन्हें दोस्तों सुभेद्य जाति कहा जाता है। कौन सी जाति दोस्तों? सुभेद्य जाति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रचुर जैव विविधता वाले जो संपन्न राष्ट्र हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? मल्टी डाइवर्सिटी देश में, मेगा डाइवर्सिटी देश, मास डाइवर्सिटी देश या सुपर डाइवर्सिटी देश में। आपको बताना है दोस्तों कि जो प्रचुर जैव विविधता वाले संपन्न राष्ट्र होते हैं उन्हें रखा जाता है दोस्तों मेगा डाइवर्सिटी देश में। ठीक है, ये डाइवर्सिटी है दोस्तों। ठीक है, मेगा डाइवर्सिटी देशों में रखा जाता है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति है सदाहरित, अल्पाइन, पर्णपाती या सभी। दोस्तों पश्चिमी घाट में जो पाई जाने वाली वनस्पति होती है दोस्तों वो सदाहरित वनस्पति होती है। ठीक है, कौन सी वनस्पति होती है? सदाहरित वनस्पति होती है जो पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया? बाघ मारने के लिए, बाघों को शिकार से बचाने के लिए, बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये बाघ है। ठीक है, सभी को पता है दोस्तों कि प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए शुरू किया गया था? बाघों को शिकार से बचाने के लिए। ठीक है, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों सभी को पता है कि यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा जो स्वास्थ्य के लिए जो सबसे हानिकारक गैस जो होती है वायुमंडल में जो सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है वो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओजोन की परत कम हो रही है क्योंकि मोटर वाहनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, औद्योगिक इकाइयां बहुत बन रही है, फ्लोरीन और क्लोरीन युक्त मानव निर्मित यौगिकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है या जंगलों की अत्यधिक कटाई हो रही है। दोस्तों सभी को पता है कि ओजोन की परत कम क्यों हो रही है? क्योंकि दोस्तों फ्लोरीन और क्लोरीन युक्त मानव निर्मित यौगिकों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है जिसके कारण ओजोन की परत जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है या पतली होती जा रही है। ठीक है, भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं। दोस्तों ये ऊर्जा है। ठीक है, कर्जा लिखा गया है। व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस एवं जल ऊर्जा या ये सभी। तो दोस्तों भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं वो कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस एवं जल ऊर्जा तीनों ही आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा ये सब। गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा कोयला है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट। तो दोस्तों गुणवत्ता के आधार पर जो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है दोस्तों वो है एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा कोयला है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, आजकल वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर CNG गैस के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है क्योंकि CNG गैस में पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषक निकलते हैं, CNG गैस में पेट्रोल और डीजल से शक्तिशाली ईंधन है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों आजकल वाहनों में पेट्रोल और डीजल के स्थान पर CNG का उपयोग पर इसलिए अधिक जोर दिया जा रहा है क्योंकि CNG गैस में पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा जो है कम प्रदूषक निकलते हैं, इसीलिए CNG के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है,
भूरा कोयला के नाम से पुकारा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि भूरा कोयला के नाम से पुकारा जाता है। पीट को, लिग्नाइट को, बिटुमिनस को या एंथ्रेसाइट को? याद रखिएगा दोस्तों कि भूरे कोयले के नाम से जो पुकारा जाता है वो लिग्नाइट को पुकारा जाता है, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन की परत में बड़े आकार का छिद्र, ओजोन की परत का पतला होना, ओजोन की परत में फैले हुए छोटे छोटे छिद्र, या ओजोन की परत में ओजोन का सांद्रण अधिक होना। तो दोस्तों ओजोन में छिद्र का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों कि ओजोन की परत का धीरे धीरे पतला होते जाना, इसी को ओजोन का छिद्र कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों आज के आपका मॉडल पेपर के 60 क्वेश्चन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।